स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके विद मी में। तो आज की क्लास में हम पढ़ना शुरू करेंगे हमारा जनवरी से लेकर सितंबर तक का जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उसके बारे में। मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया है। मैं ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक्स को इस तरीके से नोट डाउन कर दूंगी ताकि आपका इसमें से कोई क्वेश्चन आ जाता है तो वो रह ना जाए। ठीक है, तो शुरू करेंगे हमारी आज की क्लास में। हम पढ़ना सबसे पहले मैंने सूरजकुंड मेले के बारे में लिखा है, पद्मश्री अवार्ड्स के बारे में लिखा है और यहाँ पर लिखा है मैंने बजट के बारे में और खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में। ये चारों जो टॉपिक्स है ना आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो भी अलग अलग परियोजनाएं रही हैं या फिर हमने कौन से देश के साथ किस तरीके से एग्रीमेंट किया या हमारे हरियाणा में कौन से जिले में पहला सेंटर कहाँ किस तरीके से खोला गया या कौन सी घोषणाएं हुई, कौन सी परियोजनाएं लागू की गई, कौन सी स्कीम आई, उन सब के बारे में डिटेल से यहाँ पर पढ़ा दूंगी। पहले तो मैं इसको पढ़ा देती हूँ, उसके बाद में कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में बता दूंगी। फिर जो क्वेश्चंस बनेंगे ना हमारे वो मैं यहाँ पर लिखकर आपको समझा दूंगी। ठीक है, अगर आपको लगे कि ये क्लास किसी बच्चे के लिए हेल्पफुल हो सकती है तो प्लीज इसको शेयर करना ना भूलेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास का सबसे पहला टॉपिक सूरजकुंड मेला। वैसे तो सूरजकुंड मेला हर साल फरवरी में आयोजित किया जाता है, लेकिन आप सभी जानते हैं कोरोना की वजह से पिछले साल सूरजकुंड मेले का आयोजन नहीं किया गया। ठीक है, तो पिछले साल इसका आयोजन ना होने की वजह से इस साल भी क्या हो गया, सूरजकुंड मेला लेट हो गया। ठीक है, हर साल फरवरी के महीने में आयोजित होता है, लेकिन इस बार आपको याद रखना है कि इस साल जो सूरजकुंड मेला है उसका आयोजन किया गया था 19 मार्च से 4 अप्रैल के बीच में। ठीक है, कब से कब तक हुआ, मार्च के महीने में शुरू हुआ है और मार्च से अप्रैल तक चला है। ठीक है, तो मार्च से कब तक चला, अप्रैल तक। और 19 मार्च कब से कब तक, 19 मार्च से 4 अप्रैल तक। ठीक है, कई बार आपसे डेट्स भी पूछ लेता है इसलिए आपको याद रखना जरूरी है। कब से कब तक चला है, 19 मार्च से 4 अप्रैल तक। ठीक है, और इसका आयोजन आप सभी जानते हैं कहां पर हुआ, फरीदाबाद में। इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया, सूरजपाल तोमर ने या अनंगपाल सेकंड भी हम उसको कह सकते हैं। तोमरों का राजा था जिसको हम सूरजपाल या फिर अनंगपाल सेकंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, सूरजकुंड जो है ये किसने बनवाया था, सूरजपाल तोमर या फिर अनंगपाल सेकंड ने। ठीक है, और ये जो मतलब सूरजकुंड ही क्यों बनवाया गया, क्योंकि जो सूर्य भगवान थे ना वो इनके इष्ट देव थे। और सूरजकुंड को हम मयूर झील के नाम से भी जानते हैं। अगर आपसे पूछ ले, आपको फंसाने के लिए पूछ ले कि बताइए, क्योंकि सूरजकुंड के बारे में तो इंटरनेशनल मेला सभी जानते हैं, है ना, तो फंसाने के लिए आपको पूछ ले कि मयूर झील कहाँ पर है तो आपको क्या टिक करना है, फरीदाबाद में, क्योंकि सूरजकुंड मेले का नाम ही क्या है, मयूर झील है। और कैसे आकार की है, सूर्य के आकार की है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है कि बताइए सूरजकुंड जो है वो कैसे आकार का है, तो सूर्य के आकार का है। ठीक है, मतलब गोल है सूर्य की आकृति जैसे। सबसे पहले सूरजकुंड मेले का आयोजन जो है वो कब किया गया था, 1987 में। कब हुआ, सबसे पहले 1987 में, जब हमारे हरियाणा में बंसी लाल की सरकार थी तब किसका आयोजन हुआ, हमारे यहाँ सूरजकुंड मेले का। ठीक है, और इसमें सबसे पहला भागीदार याद रखना है आपको, अब का जो भागीदार है वो याद रखना है। ठीक है, तो सबसे पहली बार जब हमारे सूरजकुंड मेले का आयोजन कब हुआ था, 1987 में। सबसे पहली बार भागीदार राज्य कौन रहा, हमने जिसे आमंत्रित किया भागीदार राज्य रहा राजस्थान। तो सबसे पहला कौन था, राजस्थान था। ठीक है, 1989 में बना, 2 साल बाद। मेला तो कब शुरू हुआ है, 87 में। और सूरजकुंड मेले में जो पहली बार भागीदार देश बना यानी कि थीम स्टेट बना वो 1989 में बना है। और कौन सा बना है, हमारा पड़ोसी राज्य जिसका नाम है राजस्थान, जिसके साथ हम सबसे लंबी सीमा साझा करते हैं। तो ऐसे याद रखना, राजस्थान के साथ में सबसे लंबी सीमा साझा करते हैं, इसलिए सबसे पहले हमने किसे आमंत्रित किया, राजस्थान को। ठीक है, पहला देश मतलब 2 रहे थे, एक आंशिक रूप से मतलब थोड़ा रहा था, तो वो था मिस्र। कौन सा देश था आपका, मिस्र। ठीक है, इजिप्ट भी जिसे हम कह देते हैं, इजिप्ट की सभ्यता भी फेमस है, यहाँ के पिरामिड फेमस है ना। तो सबसे पहले आंशिक रूप से जो भागीदार स्टेट रहा है 2009 में रहा था, इसका नाम था मिस्र। और जो कंप्लीट रूप से रहा वो रहा है 2012 में, जिसका नाम था थाईलैंड। क्या नाम है इसका, थाईलैंड। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना है, ये सबसे पहले वाले हैं। अब 2019 में जो सहभागी राज्य रहे, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछ लेता है, मैं आपको बता देती हूँ कि जो सूरजकुंड मेला है ना इसमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते ही हैं। मैंने एक बार एग्जाम दिया था, तहसीलदार का एग्जाम था, उस एग्जाम में इसमें से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपके पद्मश्री अवार्ड्स में से था। तो ये दोनों ही टॉपिक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है 2019 में सहभागी राज्य कौन था, महाराष्ट्र था। कौन था, महाराष्ट्र। और 2020 में कौन है, हमारा हिमाचल प्रदेश। 2020 में कौन रहा, हिमाचल प्रदेश। और 19 में कौन था, महाराष्ट्र था। तो ये याद रख लेना है। 2021 में सूरजकुंड मेले का आयोजन नहीं हुआ, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, 2023
थीम स्टेट थी ये इंपॉर्टेंट है आपकी, क्योंकि क्या पता 2022 की पूछ रहे, अभी हाल ही में हुआ है, मार्च के महीने में हुआ है, तो बहुत ज्यादा मतलब पुराना टॉपिक भी नहीं है। मतलब जो बहुत सारे टीचर्स ऐसे जो आपको मतलब पिछले साल का भी करंट अफेयर कराए रहे, तो वो भी पढ़कर चले जाना, ठीक है। तो यहाँ पर तो मैंने अब का जो करंट अफेयर है वो नोट कर दिया, क्योंकि मुझे लगा कि ये जो टॉपिक्स है ना आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हो सकते हैं। और एक बात और बता देती हूँ मैं आपको, ये पद्म पुरस्कार है ना, इसमें से भी आपके एचसीएस का जो एग्जाम हुआ था थोड़े टाइम पहले ही, उसमें ये क्वेश्चन आया था पद्मश्री से, ठीक है। मतलब पद्मश्री तो नहीं पूछे गए थे, पद्म विभूषण पूछे गए थे और 4 ऑप्शन बनाकर दिए गए थे। और ऐसा पूछा गया था कि बताइए इनमें से, मतलब ऐसे थे 4 ऑप्शन थे और हमें उनको मैच करना था कि इसे कौन से क्षेत्र में मतलब अवार्ड मिला है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन से तो अब आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे, तभी ये पूछे गए हैं। थीम स्टेट कौन सा है 2022 में? थीम स्टेट था जम्मू कश्मीर, कंट्री थी उज्बेकिस्तान, ठीक है, उज्बेकिस्तान और जम्मू कश्मीर। और इससे पहले कौन था, मतलब 2020-21 में तो इसका आयोजन नहीं हुआ, 2020 में कौन था? हिमाचल प्रदेश। अब कौन है? जम्मू कश्मीर। थीम कंट्री कौन सी है? उज्बेकिस्तान, ठीक है। ये कौन से नंबर का मेला है? 35वां सूरजकुंड मेला है। कौन सा है? 35वां। जो 2020 में हुआ था वो कौन सा था? 34वां सूरजकुंड मेला था। अब वाला 35वां है, ठीक है। एक बार रिवाइज करा देती हूँ। सबसे पहले सूरजकुंड मेले का आयोजन कब हुआ? 1987 में बंसीलाल की सरकार में। उसके बाद हमने किस आमंत्रित किया स्टेट को, यानी कि थीम स्टेट कौन रहा? राजस्थान, 2 साल बाद 1989 में, ठीक है। इसके बाद आंशिक रूप से जो थीम कंट्री थी, जो कंट्री रही 2009 में मिस्र रही थी, 2012 में कौन सी थी? थाईलैंड थी, ठीक है। 2019 में हमारी थीम स्टेट रही महाराष्ट्र, 2020 में कौन रही है? हिमाचल प्रदेश, ठीक है। 2021 में सूरजकुंड मेले का आयोजन नहीं हुआ, 2022 में किसका आयोजन हुआ? सूरजकुंड मेले का। और थीम स्टेट कौन सी थी हमारी? जम्मू कश्मीर। थीम कंट्री थी हमारे पास उज्बेकिस्तान। और कौन से नंबर का सूरजकुंड मेला है? 35वें नंबर का सूरजकुंड मेला रहा है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। मैंने ये कंप्लीट टॉपिक्स भी करा रखे हैं और ये मेरी प्लेलिस्ट में है, ठीक है। 10-10 मिनट की क्लासेस है, अगर किसी को कंप्लीट डिटेल से पढ़ना है, ऐसे तो मैंने सभी मेन पॉइंट्स बता दिए हैं, बट इसमें और भी बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट रही थी। जैसे यहाँ पर एक बालिका स्टॉल थी, है ना। बालिका स्टॉल में ये था कि वहां पर आप फॉर्म भर के सारी की सारी डिटेल्स जो भी मतलब कानूनी सहायता है वो प्राप्त कर सकते हैं। अब आपसे पूछ ले कि सूरजकुंड मेले में बालिका स्टॉल जो थी वो किससे संबंधित थी? जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा होगा वो तो बालिका ही टिक कर देगा अगर ऑप्शन में बालिका देखेगा तो, पर वो बालिकाओं के लिए नहीं थी, वो किसके लिए थी? न्याय के लिए, यानी कि कानून से संबंधित थी। उसमें कानून की जानकारी देंगे, हमें बताएंगे कि कानून किस तरीके से काम करता है, तो उन सबसे संबंधित थी, ठीक है। तो आपको ये टिक नहीं करना, बालिका टिक नहीं करना है, वहां पर कानून टिक करना है, ठीक है। वहां मैंने कंप्लीट पढ़ा रखा है, ये बस मैं आपको रिवाइज करा रही हूँ ताकि कोई क्वेश्चन इसमें आ जाए, इसमें से आ जाए तो आपका रह ना जाए। इसके बाद मैंने लिखा पद्म पुरस्कार, ये भी आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी मैंने कराए हुए हैं। मैंने यहाँ जितने भी टॉपिक लिखे हैं ना सभी आपको पहले करा रखे हैं और ये सभी मेरी प्लेलिस्ट में भी है, ठीक है। इसके लिए तो मैंने क्वेश्चन आंसर सीरीज भी करा रखी है और टॉपिक भी करा रखे हैं। इसके बाद है पद्म पुरस्कार, ठीक है। पद्म पुरस्कार शुरू है 2022 के जो पद्म पुरस्कार है उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। 2022 के जो पद्म पुरस्कार है उनमें से हमारे हरियाणा के की बार 5 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हरियाणा के 5 लोगों को क्या मिला है? पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उनमें उनके नाम भी जो है वो पढ़ लेते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है रघुवेंद्र तंवर। क्या नाम है इनका? रघुवेंद्र तंवर। रघुवेंद्र तंवर कहाँ से? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं ये, ठीक है। ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी रह चुके हैं और भी बहुत सारे मतलब काम किए इन्होंने। तो इन्हें कौन से सम्मान से सम्मानित किया गया? पद्मश्री से। और एक बात और बता देती हूँ, जो 2023 में पद्म पुरस्कार मिलेंगे उसके लिए हमारी हरियाणा सरकार ने 8 लोगों के नाम भेजे हैं, ठीक है। तो वो तो अब वही डिसाइड करेंगे ना कि किसे देना है। तो इसमें से मैंने लिखा रघुवेंद्र तंवर को, और किससे मिला है इसके? मोतीलाल मदान को। मोतीलाल मदान जो है एनडीआरआई में काम कर चुके हैं। प्रथम बना था ना आईवीएफ से, इन्वर्टी फेट्रोलाइजेशन से, है ना। उसमें जो प्रथम भैंस का जो बच्चा बना था प्रथम, उस पे इन्होंने काम किया था। ये एनडीआरआई में काम कर चुके हैं। तो इन्हें किससे सम्मानित किया गया? पद्मश्री से। इसके बाद नीरज चोपड़ा के बारे में आप सभी जानते हैं। 87.85 भाला फेंकने में 7 अगस्त को हम क्या मनाते हैं? भाला दिवस, ठीक है। तो क्या मनाते हैं? भाला दिवस। और डायमंड लीग में भी ये अपना नाम बना चुके हैं। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। इसके बाद सुमित अंतिल। सुमित अंतिल जो है ये सोनीपत के गांव से बिलोंग करते हैं। ये पानीपत के खंडरा गांव के रहने वाले हैं नीरज चोपड़ा। सुमित अंतिल सोनीपत के रहने वाले हैं। ये पहले तो मतलब पहले ये कुश्ती खेलना चाहते थे, लेकिन बाद में
ये एक बार जा रहे थे तो बाइक पे से जाते हुए इनके पैर का जो टखना है ना, मतलब इनकी बाइक के एक्सीडेंट हो गया किसी ट्रक के साथ में, और इनके बाइक पैर का जो टखना है ना वो मतलब उसमें टखने को निकालना पड़ा वहां से। इस वजह से उन्हें वो गेम छोड़नी पड़ी और इन्होंने क्या कौन सा गेम अपना लिया, जैवलिन थ्रो। तो जैवलिन थ्रो में इन्होंने भी क्या जीता है, मतलब गोल्ड मेडल जीता है पैरा ओलंपिक में। इन्हें भी मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, किन्हें, सुमित अंतिल को। इसके बाद है ओपी गांधी, ओम प्रकाश गांधी, यमुनानगर के रहने वाले हैं ये। स्त्री शिक्षा को लेकर इन्होंने बहुत अधिक काम किया है, इसलिए इन्हें क्या मिला, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और गुर्जर विद्या महिला महाविद्यालय के संस्थापक भी हैं, ये यमुनानगर में ही है ये विद्यालय, और ये यमुनानगर से ही बिलोंग करते हैं। तो 5 व्यक्तियों को क्या मिला है, पद्मश्री पुरस्कार मिला है। रघुवेंद्र तंवर को, मोतीलाल मदान को, नीरज चोपड़ा, सुमित अंतिल, ओम प्रकाश गांधी। ठीक है, तो ये 5 व्यक्ति हैं, इन्हें आपको याद रख लेना है। ठीक है, हरियाणा, ये जो रघुवेंद्र तंवर है ना, ये हरियाणा संस्कृत अकेडमी के अध्यक्ष भी, डायरेक्टर भी रह चुके हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रख लेना है। तो मैंने यहाँ पर 5 लोगों के नाम बताए हैं। सबसे पहले रघुवेंद्र तंवर, सेकंड पे कौन थे, मोतीलाल मदान, नीरज चोपड़ा, सुमित अंतिल, ओपी गांधी। तो ये 5 लोगों को क्या मिला है, पद्मश्री मिला है। अब मैं आपको बता देती हूँ पद्म विभूषण से किसे सम्मानित किया गया है। पद्म विभूषण से जनरल बिपिन रावत को सम्मानित किया गया। मरणोपरांत इन्हें क्या मिला, पद्म विभूषण मिला। प्रभा अत्रे, ये एग्जाम में पूछा गया था, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभा अत्रे महाराष्ट्र से बिलोंग करती है और ये संगीतकार है। ठीक है, गाना गाती है। इसके बाद है कल्याण सिंह। कल्याण सिंह पूर्व सीएम रह चुके हैं यूपी के, क्या नाम है इनका, कल्याण सिंह। इसके बाद है राधेश्याम खेमका, क्या नाम है, राधेश्याम खेमका। राधेश्याम खेमका क्या है, साहित्यकार है, समाज सेवी है, समाज के लिए काम किया इन्होंने बहुत अच्छा। तो इन्हें इन चारों को क्या मिला, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। और पद्म पुरस्कार जिसने भी पढ़े होंगे, मैंने कंप्लीट ये भी पढ़ा रखा है, इसमें एक मतलब 126 साल के एक बूढ़े व्यक्ति थे जो योग में, मतलब जिन्होंने योग में प्रसिद्धि प्राप्त की है ना, इनका नाम था शिवानंद। तो इन्हें भी पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आप सभी ने वो वीडियो देखी होगी जो इंटरनेट पर बहुत वायरल हुई थी, पद्मश्री अवार्ड जब दिए गए थे। तो ये आपको याद रख लेने हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट मैं आपको बता देती हूँ, इसके बाद है मोस्ट इंपोर्टेंट हरियाणा का बजट। हरियाणा के बजट में से भी HCS के एग्जाम में क्वेश्चन था, देख लीजिए अब आप, है ना। और वो क्वेश्चन ऐसा था कि मुझको ऐसा लगता था कि जैसे किसी अर्थशास्त्री ने क्वेश्चन बना रखा है, इतना अजीब सा क्वेश्चन था, समझ लैंग्वेज उसकी समझ में नहीं आ रही थी। ठीक है, तो हरियाणा बजट पास हुआ आपकी बार 8 मार्च को, महिला दिवस के दिन। ठीक है, तो महिला दिवस के उपलक्ष्य में हमने क्या पास किया है, बजट पास हुआ है। ठीक है, जिस तरीके से सेंटर में जो बजट पास हुआ था उसे क्या नाम दिया गया, अमृत बजट का नाम दिया गया था। और जो हरियाणा में बजट पास हुआ उसे क्या नाम दिया गया, वज्र बजट का नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया इसे, वज्र बजट। और ये कब पास हुआ, 8 मार्च को। ठीक है, हमारे इंडिया के जो मतलब सबसे पहले जो बजट पास करने का श्रेय वो जॉन विल्सन को जाता है। जॉन विल्सन को भारतीय बजट का जनक के रूप में भी हम उसे जानते हैं, जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था। ठीक है, 1947 में भारत की आजादी के बाद सबसे पहला बजट किसने पास किया, आर.के. षणमुख सेठी ने। 1947 में किसने बजट पास किया है, आर.के. षणमुख सेठी ने। फिर भारत ने, जब भारत उस समय गणतंत्र नहीं था, भारत का संविधान लागू नहीं हुआ था, 1950 में जब भारत का संविधान लागू हुआ तब जॉन मथाई जी ने क्या पास किया, 1950 में हमारे भारत का बजट पास किया जॉन मथाई ने। इसके बाद सबसे अधिक बार जो बजट पास करने का श्रेय वो किसे जाता है, मोरारजी देसाई को। लगभग 10 बार से अधिक बार उन्होंने बजट पास किया है, मोरारजी देसाई ने। इसके बाद में है कोई महिला जिसने कंप्लीट, जो पूर्ण रूप से वित्त मंत्री रही थी, जिसने बजट पास किया, उनका नाम है निर्मला सीतारमण। ठीक है, और ऐसी महिला जो प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए जिसने बजट पास किया, उनका नाम क्या था, इंदिरा गांधी। ठीक है, क्योंकि वो उस समय देश की प्रधानमंत्री भी थी और वित्त मंत्री भी थी। जिस तरीके से आज हमारे हरियाणा के जो सीएम है वो हमारे सीएम भी हैं और वित्त मंत्री भी हैं। ठीक है, तो बजट वो पास करते हैं। तो उसी तरीके से उस समय देश में वो प्रधानमंत्री भी थी और देश की वित्त मंत्री भी थी। ठीक है, तो उसी तरीके से हमारे हरियाणा के बजट को वज्र बजट का नाम दिया गया है। पहला बजट जो पास हुआ था ना, हरियाणा का सबसे पहला बजट 1966 में तो हरियाणा बना है, आप सभी को पता है। फिर 1967 में हमारे यहाँ इलेक्शन हुए। इलेक्शन होने के बाद 1967 में हमारे देश का सबसे पहला बजट पास किया ओम प्रभा जैन ने। ठीक है, ओम प्रभा जैन जो है ये कैथल से बिलोंग करती थी और लगभग 4 बार कैथल से विधायक रही। जो पहला बजट था वो कृषि पर और शिक्षा पर मतलब फोकस था, तो किस पे बेस्ड था पहला बजट, कृषि और शिक्षा पर बेस्ड था। इसके बाद है बजट सत्र। बजट सत्र हमारा क्या रहा, 2 मार्च से 22 मार्च तक रहा है।
और पेश कब किया गया? 8 मार्च को, ठीक है। तो सीएम पिछले वर्ष जो हमारा बजट था वो कितने लाख करोड़ का था? 1.53 लाख करोड़ का बजट पास किया था हमारे हरियाणा सरकार ने, ठीक है। और आज का जो बजट है वो कितना था? 1.77 लाख करोड़ का बजट है जो अब प्रेजेंट किया गया है। कितना है? 1.77 लाख करोड़। पिछला कितना था? 1.53 लाख करोड़। तो पिछला क्या था हमारा? कम था, अब की बार वाला हमारा ज्यादा है, ठीक है। ये कैसा बजट था? पेपरलेस बजट था हमारे हरियाणा का, पेपरलेस बजट था। मैंने आपको पढ़ाया भी है कि कुछ ही समय पहले हमारे हरियाणा की जो विधानसभा है वो कैसी विधानसभा हो गई? ई विधानसभा, यानी कि अब हमारी विधानसभा में कोई भी पेपर लेकर नहीं जाएगा, सभी टैब लेकर जाएंगे। कोई भी प्रॉब्लम होगी उसको टैब में लिखा जाएगा और मतलब अगर हमें कोई प्रॉब्लम बतानी है तो टैब में से देखकर बताएंगे, अगर कुछ लिखना है तो उसी में लिखा जाएगा, पेपर्स का यूज नहीं होगा, ठीक है। और ये किसके द्वारा की गई? हमारे हरियाणा के सीएम के द्वारा। आपने अगर आप ट्विटर यूज करते हैं तो आपने देखा होगा कि हरियाणा के जो हमारे सीएम है वो इस तरीके से मतलब टैब लेकर बैठे हैं और मतलब ऊपर कुछ कुछ लिखा गया कि हरियाणा का जो विधानसभा है वो कैसी हो गई है? पेपरलेस हो गई है, यहाँ पर पेपर्स का यूज नहीं किया जाएगा। तो बजट कैसा था हमारा? पेपरलेस था। एक पॉइंट और भी बता देती हूँ, सॉरी कैशलेस है। कैसा है? कैशलेस। और पेपरलेस बजट कौन सा है हमारा? ये बजट है हमारा पेपरलेस। सबसे अधिक जो अब की बार जो बजट रहा वो किस पर फोकस रहा है? शिक्षा पर 20,000 करोड़, यानी कि सबसे ज्यादा जो पैसे हैं वो किस पर खर्च किए गए? अब की बार शिक्षा पर खर्च किए गए हैं, ठीक है। तो शिक्षा पर सबसे ज्यादा करोड़ का बजट रहा अब की बार हरियाणा सरकार का, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे बजट से रिलेटेड। अगर कंप्लीट अगर आपको देखना है तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं, यहाँ बस मैंने आपको रिवाइज कराया है, ठीक है। इसमें बीच में प्रगतिशील किसानों पर भी फोकस रहा है। 8 मार्च को पास किया गया तो उसमें श्रीमती शन्नो देवी अवार्ड की घोषणा की गई, सांसद दर्शन लाल जैन पुरस्कार की घोषणा की गई जो 5 जून को दिया जाएगा। श्रीमती शन्नो देवी पुरस्कार 8 मार्च को दिया जाएगा महिला दिवस के उपलक्ष्य में, है ना। तो आपको ये सब याद रख लेना है। इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स। क्या नाम है इसका? खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ठीक है। ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो आयोजन है वो कहां पर किया गया है? पंचकुला में। पंचकुला के इंद्रधनुष स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया। ये कैसा संस्करण था? इसका चौथा संस्करण था। सबसे पहली बार 2018 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन दिल्ली में किया गया था और अब हमारे चौथा संस्करण कहां पर हुआ है? पंचकुला में, पंचकुला के इंद्रधनुष स्टेडियम में, ठीक है। तो यहाँ पर आपके युवा खेल मंत्री जो है अनुराग ठाकुर जी वो भी प्रेजेंट रहे थे। उन्होंने वो जो जर्सी है ना उसका लोगो जो है वो क्या किया था, मतलब उसका उद्घाटन किया था, एक तरीके से हम ऐसा कह सकते हैं। साथ में मनु भाकर भी थी उनके साथ, ठीक है। 5 पार अब की बार जो 5 ट्रेडिशनल गेम होते हैं ना उनको भी ऐड किया गया इसमें, जैसे गतका है, कलारी पट्टू है, थांगला है, मलखंब है और योगासन है। तो 5 चीजों को ऐड किया गया, गतका को, कलारी पट्टू को, थांगला को, इसके साथ मलखंब को और योगासन को। शुभंकर क्या रहा? हरियाणा का जो शुभंकर रहा है ना वो रहा है धाकड़। क्या रहा हरियाणा का शुभंकर? धाकड़। आपने देखा होगा कि ट्रैक्टर के ऊपर बैठ कर आए थे और उसको मतलब जो धाकड़ लोगो था उसको लॉन्च किया गया था। तो ये कहाँ का शुभंकर है? हरियाणा का, ठीक है। और ये कब से कब तक इसका आयोजन हुआ? 4 जून से 13 जून तक इसका आयोजन हुआ है। कब से कब तक हुआ है? 4 जून से 13 जून तक। और ये 2023 में कौन सी स्टेट रही? 2023 में कहां पर होगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स? कर्नाटक में होगा, ठीक है। अब की बार कहां हुआ? हमारे पंचकुला में। 2023 में कहां होगा? कर्नाटक में। जो हमारे इंडिया का जो शुभंकर था वो जया नाम का क्या है? हिरण। हिरण का नाम क्या है? जया। तो महिला जैसा नाम हिरण का है, क्या नाम है? जया। और विजया, विजया किसका नाम था? विजया नाम का बाघ, ठीक है। विजया क्या है? बाघ है। तो ये क्या है? शुभंकर है, ठीक है। हरियाणा का शुभंकर पूछेगा तो आपको क्या टिक कर देना है? धाकड़ टिक कर देना है। इसके बाद में है हरियाणा ने कितने मेडल जीते हैं इसमें? हरियाणा ने इसमें 52 गोल्ड मेडल जीते। तो हरियाणा के सर्वाधिक मेडल रहे इसमें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। हरियाणा के सबसे अधिक मेडल रहे कितने? 52, ठीक है। और इसमें टोटल मेडल हमने इंडिया ने कितने जीते हैं? 137 मेडल जीते हैं और हरियाणा इसमें पहले स्थान पर रहा है। इसके बाद सेकंड नंबर पर महाराष्ट्र रहा है, ठीक है। और इसका आयोजन कहाँ कहाँ पर हुआ है? दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था, अंबाला में आयोजन हुआ, शाहबाद में हुआ और पंचकुला में हुआ। तो 4 हमारे हरियाणा के 3 है, शाहबाद, अंबाला और पंचकुला, एक दिल्ली है, ठीक। और महाराष्ट्र ने इसमें सेकंड स्थान प्राप्त किया है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं यहाँ लिख देती हूँ और फिर आप उसको अगर नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिएगा, अगर आप उसको ऐसे ही पढ़ना चाहें तो ऐसे ही पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बस पढ़ लेना, क्या पता इसमें से कोई क्वेश्चन, भगवान ने चाहा तो क्या पता इसमें से कोई क्वेश्चन आ जाए और आपके लिए यूजफुल हो जाए, है ना। तो मैं यहाँ पर अभी लिख देती हूँ। अब हम पढ़ लेते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में। मैं ऐसा करूंगी कि जो वीडियोस है ना इनको पार्ट्स में डिवाइड करके लगा दूंगी,
ठीक है, पहली वीडियो में तो आपको वो 4 जो मैंने आपको पहले कराए हैं और कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में कंप्लीट उसके बारे में पढ़ लेना। नेक्स्ट जो बनाऊंगी ना वो क्वेश्चन आंसर सीरीज की फॉर्म में बना दूंगी ताकि आपको उसको याद करने में आसानी हो, सबका आपके दिमाग में जो है वो कंफ्यूजन ना हो जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास हमारी अलग से रह जाएगी। इस क्लास में बस मैं आपको यही पढ़ा देती हूँ, नेक्स्ट क्लास में आपको क्वेश्चन आंसर सीरीज के बारे में पढ़ा दूंगी। तो मैंने ऊपर लिखा है कॉमनवेल्थ गेम्स। कॉमनवेल्थ गेम्स जो है ये आपके 22वें नंबर के आपकी बार के कॉमनवेल्थ गेम्स रहे हैं और इनका आयोजन कहाँ पर हुआ आपकी बार? बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ है। ठीक है, अगर कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में कंप्लीट पढ़ना है तो मैंने इसके बारे में भी कंप्लीट पढ़ा रखा है पहले, तो ये बस आपके रिवीजन के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आयोजन हुआ था बर्मिंघम में, और कहाँ हुआ? बर्मिंघम कहाँ है? इंग्लैंड में। कब से कब तक हुआ है? 28 जुलाई से 8 अगस्त तक कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन रहा। ठीक है, और ये इसका जो शुभंकर है ना वो क्या है? पैरी है। पैरी मतलब एक कार्टून था इस तरीके का, तो इस तरीके का एक कार्टून सा था। जब भी इन्हें मेडल मिल रहे थे, आपने वीडियोस देखी होंगी, तो उनके हाथ में क्या था? एक ऐसा कार्टून सा था। मैं भी इसको देखकर एक बार कंफ्यूज हो गई थी, कार्टून क्यों ले रहे हैं, तो बाद में पता लगा कि क्या ये इसका शुभंकर है। ठीक है, तो इसका शुभंकर क्या है? पैरी है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, से हाई टू पैरी, तो इसका शुभंकर क्या है? पैरी है। और इसमें टोटल कंट्रीज ने कितनी कंट्रीज इसमें है कॉमनवेल्थ गेम्स में? 54 कंट्री है, और 2 नई कंट्री ऐड हुई है इसमें, एक गैबोन और एक है टैगो। कैरिबियन कंट्रीज है गैबोन और टैगो। ठीक है, और इसमें पार्टिसिपेट किसने किया है? 72 कंट्रीज ने किया है, क्योंकि अलग अलग कंट्री क्या करती है इसमें? अपने अपने पार्टिसिपेंट भेजती है। कॉमनवेल्थ गेम्स में वो सभी कंट्रीज शामिल होती हैं जो किसी समय में अंग्रेजों की क्या रही थी? उपनिवेश रही थी, यानी कि जो अंग्रेज थे उन्होंने यहाँ पर जो ये व्यापार करने के लिए आए थे, व्यापार करने के माध्यम से यहीं पर अपना डेरा डालकर बैठ गए। जैसे इंडिया है ना, तो इंडिया क्या रहा? इनकी कॉलोनी रहा था, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि भाई इनका क्या हो? मनोरंजन हो सके। तो क्या कौन से गेम शुरू कर दिए? कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू किए। ठीक है, तो इसमें कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन कहाँ है? बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ है। इसका शुभंकर क्या है? पैरी है। 22वें नंबर के कॉमनवेल्थ गेम्स थे, और टोटल कंट्रीज में 54 होती है, 2 नई कंट्री ऐड हुई है, गैबोन और टैगो। ठीक है, पार्टिसिपेट क्या है? 72 कंट्रीज ने। 28 जुलाई से 8 अगस्त तक इसका आयोजन किया गया। और इंडिया ने टोटल मेडल कितने जीते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, टोटल मेडल इंडिया ने कितने जीते? 61 मेडल जीते हैं इंडिया ने। कितने जीते हैं? 61 मेडल कॉमनवेल्थ गेम्स में जीते गए हैं, जिसमें से 22 क्या है? गोल्ड है, 16 क्या है आपके? सिल्वर है, और 23 ब्रॉन्ज मेडल है। ठीक है, तो 22 16 23 ऐसे याद रखें, 22 16 23, 22 16 23, 22 गोल्ड मेडल, 16 सिल्वर मेडल, 23 ब्रॉन्ज मेडल, तो 22 16 23। ठीक है, सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट नंबर पर रहा है। सेकेंड नंबर पर रहा है आपका इंग्लैंड, और थर्ड पे रहा है कनाडा। ठीक है, और हम कौन से नंबर पर आए हैं? 4th नंबर पर आए हैं। इंडिया का अब तक का सबसे बेस्ट प्रदर्शन जो है ना वो दिल्ली में जब कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे 2010 में, तब रहा था। ठीक है, अब हम कौन से स्थान पर रहे? 4th स्थान पर रहे हैं। कौन से स्थान पर? 4th स्थान पर। इंडिया ने कितने मेडल जीते हैं? 61 मेडल जीते हैं, और इसमें फर्स्ट स्थान ऑस्ट्रेलिया का रहा, सेकंड इंग्लैंड का, थर्ड कनाडा का। हमने अब मैं आपको बता देती हूँ कि विनेश फोगाट है ना, उन्होंने यहाँ पर वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया है। और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड कैसे स्थापित किया? ये पहली भारतीय महिला बन गई है जिन्होंने लगातार 3 बार लगातार मेडल जीते हैं, एशियन गेम्स में भी और कॉमनवेल्थ गेम्स में भी। तो ये इनका क्या बन गया? वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। किसमें जीते हैं? एशियन प्लस कॉमनवेल्थ गेम्स, तीनों में लगातार मेडल जीतने वाली हरियाणा की पहली महिला कौन बन गई है? विनेश फोगाट है। इसके साथ साथ 3 टाइम रेसलिंग चैंपियनशिप रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में, लगातार 3 बार गोल्ड मेडल जीता है रवि दहिया ने। रवि दहिया ने टोक्यो ओलंपिक में भी सिल्वर मेडल जीता था, आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कौन सी कैटेगरी में खेलते हैं? 57 केजी की कैटेगरी में खेलते हैं। इसके साथ साथ साक्षी मलिक जो है वो 53 केजी की कैटेगरी में खेलती है, और लगातार 3 बार एशियन प्लस कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल लाने वाली भारत की पहली महिला विनेश फोगाट है। इसके बाद हरियाणा से, अब हरियाणा के बारे में पढ़ लेते हैं। वैसे तो टोटल पार्टिसिपेंट थे 213, 213 पार्टिसिपेंट गए थे, जिसमें से 43 पार्टिसिपेंट सबसे ज्यादा हरियाणा से गए। ठीक है, हरियाणा से कितने पार्टिसिपेंट गए हैं? 43 गए हैं। और मेडल कितने मिले हमें हरियाणा को? 20 मेडल मिले हैं। कितने मेडल जीते हैं अपने हरियाणा ने? 20 मेडल जीते हैं। किसने? हरियाणा ने। ठीक है, हरियाणा से 43 सबसे ज्यादा गए हैं। बॉक्सिंग में हमने, हमारे यहाँ बॉक्सिंग में नीतू खड़गस है, धनाना गांव, कहाँ से बिलोंग करती है? भिवानी से। धनाना गांव वही है जहाँ पर मोटी
मोटी माता का मेला लगता है, मतलब जिसे हम शीतला माता के नाम से भी जानते हैं, शॉर्ट फॉर्म में उन्हें वैसे तो शीतला माता गुरुग्राम में है, पर हम इन्हें भी शीतला माता के नाम से जानते हैं, मोटी माता के नाम से जानते हैं। तो नीतू घड़गस 3 गोल्ड लाए हैं अब की बार हरियाणा, मतलब बॉक्सिंग में 3 गोल्ड मेडल जीते गए हैं, जिसमें से 2 हरियाणा से हैं। एक तो नीतू घड़गस है जो दनारा गांव भिवानी से बिलोंग करती हैं। इसके बाद है अमित पंघाल भी गोल्ड मेडल जीता। इसके बाद थी निकिता जहरीन, ये तेलंगाना से बिलोंग करती हैं। इनकी ऐड भी आप देखते होंगे जब यूट्यूब चलाते होंगे तो इनकी ऐड आती है कि मुझे इन्होंने रोका, इस तरीके की नहीं है ना। तो ये निकिता जहरीन है। इसके बाद रेसलिंग लिखा है, मैंने क्या लिखा है, रेसलिंग में हमने 12 मेडल जीते हैं। कितने? 12, जिसमें से 6 गोल्ड मेडल जीते गए हैं, एक अकेला सिल्वर है और 5 क्या है, ब्रॉन्ज है। तो आपको सिल्वर मेडल जरूर याद रखना है। सिल्वर मेडल जीता है अंशु मलिक ने। किसने जीता है सिल्वर मेडल? अंशु मलिक। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखे हैं बजरंग पूनिया आप सभी जानते हैं, झज्जर से बिलोंग करते हैं, 65 केजी की कैटेगरी में खेलते हैं और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। इसके बाद है साक्षी मलिक का ये पहला गोल्ड मेडल था एशिया उसमें कॉमनवेल्थ गेम्स में। इससे पहले वो ब्रॉन्ज मेडल भी जीत चुकी हैं, सिल्वर मेडल भी जीत चुकी हैं, पर ये क्या इनका 62 केजी की कैटेगरी का पहला मेडल है और ये गोल्ड मेडल। इसके बाद है दीपक पूनिया, झज्जर से बिलोंग करते हैं, गोल्ड मेडल। नवीन कुमार, इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है। और इसके बाद में है अंशु मलिक ने जीता है सिल्वर मेडल। दीपक ने कहां से बिलोंग करती है? अंशु मलिक निडाना गांव जींद की रहने वाली है। इसके बाद में है दीपक नेहरा, रोहतक के हैं। पूजा नंदन सिसाई गांव से है, सिसाई हांसी, ठीक है, हिसार। इसके बाद है पूजा गहलोत फरमाना खास, रोहतक की है, ब्रॉन्ज मेडल। और मोहित गरेवाल, इन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं सबसे पहले, मतलब। और विनेश फोगाट और रवि दहिया के बारे में मैंने आपको पढ़ाई दिया था। विनेश फोगाट, रवि दहिया बॉक्स, इन्होंने भी रेसलिंग में जीता है। बॉक्सिंग में हमारे अमित पंघाल है और नीतू घड़गस है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और यहाँ पर बात की जाए रेसलिंग की, तो रेसलिंग में 12 मेडल जीते गए हैं, जिसमें से मोस्ट ऑफ, मतलब सभी मेडल हरियाणा ने ही जीते हैं। ठीक है, और ये कितने हैं हमारे? साक्षी मलिक है, बजरंग पूनिया है, और कौन है यहाँ पर? दीपक पूनिया है, नवीन कुमार है, अंशु मलिक है, दीपक नेहरा, पूजा नंदन, पूजा गहलोत, मोहित गरेवाल। तो इन्होंने किसमें मेडल जीता है? बॉक्सिंग में इनके द्वारा मेडल जीता गया, सॉरी रेसलिंग में इनके द्वारा लिफ्टिंग में मेडल जीता है सुधीर ने। और ये हरियाणा के ही नहीं बल्कि इंडिया के ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने पैरा लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, किसमें? पैरा लिफ्टिंग में। और ये हमारे हरियाणा से है, हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले हैं, इनका नाम है सुधीर। ठीक है, तो इन्होंने कौन सा मेडल जीता? गोल्ड मेडल। और ये भारत के प्रथम व्यक्ति बन गए हैं जिन्हें पैरा लिफ्टिंग में मेडल जीता है। नाम क्या इनका? सुधीर है। कहां से बिलोंग करते हैं? सोनीपत के रहने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा कॉमनवेल्थ गेम्स जो है वो कंप्लीट हो गया है। ऐसे इस तरीके से मैंने बहुत सारे नोट्स बना रखे हैं जो करंट अफेयर से रिलेटेड है, तो सभी को एक क्लास में कराना पॉसिबल नहीं है, इतना सारा मुझे यहाँ पर लिखना भी पड़ेगा, फिर इरेज, फिर लिखो, फिर इरेज, है ना। तो वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करा दूंगी, पर मैं आपको सारा जो इंपॉर्टेंट होगा ना वो सारा का सारा करा दूंगी, ताकि अगर कोई क्वेश्चन उसमें से आ जाता है तो आपका रह ना जाए। आई होप आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर आपको लगता है कि क्लास किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है तो प्लीज इसको शेयर कर देना। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कंप्लीट क्वेश्चन आंसर सीरीज के फॉर्म में सभी के बारे में पढ़ा दूंगी, जो भी मैंने आपको पिछली क्लासेस में पढ़ाया है और जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हो सकता है। इसको पार्ट्स में डिवाइड करके मैं आपकी जो ये क्लासेस है करंट अफेयर की वो बना दूंगी। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही था। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू, धन्यवाद।